सोचने वाली बात है, क्या कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी कम रिसोर्सेज में ज्यादा हासिल कर सकती है? आज हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की कहानी देख रहे हैं। कैसे उन्होंने अपनी वर्कफोर्स को घटाया लेकिन प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। चलिए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले इस नंबर पे गौर कीजिए, एकदम चौंकाने वाला है। पिछले एक दशक में मतलब 10 साल में सेल ने अपनी वर्कफोर्स में लगभग 40% की कटौती की है। सोचकर देखिए, एम्प्लॉयज़ का नंबर 88,000 से घटकर सिर्फ 53,000 से थोड़ा सा ज़्यादा रह गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जिस वक्त एम्प्लॉयज़ कम हो रहे थे, ठीक उसी दौरान उनकी लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की क्षमता लगभग डबल हो गई। कम लोग पर काम डबल। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो ज्यादा आउटपुट, कम लोग, ये आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब है सेल की एक ब्रिलियंट एफिशिएंसी स्ट्रेटजी में, जिसने कंपनी का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये देखिए, FY16 से लेकर FY25 तक का पूरा 10 साल का सफर साफ दिख रहा है। मैन पावर की लाइन लगातार नीचे जा रही है और प्रोडक्टिविटी वाली लाइन वो तो आसमान छू रही है। और इसके पीछे का रीजन मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमेशन और बेहतर प्रोसेस। खासकर FY22 के बाद तो इसमें जबरदस्त तेजी आई। अब ये लेबर प्रोडक्टिविटी है क्या? इसका सिंपल सा मतलब है पर एम्प्लॉय टोटल आउटपुट कितना है। सेल के केस में ये नंबर 315 से बढ़कर सीधे 615 टन क्रूड स्टील पर पर्सन पर ईयर हो गया। मतलब हर एक एम्प्लॉय अब पहले से लगभग डबल प्रोडक्शन कर रहा है। डबल। अच्छा, तो अब देखते हैं सेल की उस वर्कफोर्स को जिसने इस कमाल की एफिशिएंसी को रियलिटी बनाया है। यह एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए, लगभग 80% एम्प्लॉइज नॉन एग्जीक्यूटिव हैं। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का पूरा फोकस प्रोडक्शन पर है। मतलब ज्यादातर लोग एक्चुअल स्टील बनाने के काम में लगे हैं। और ये नंबर तो कंपनी के फोकस को और भी क्लियर कर देता है। 84%, 84% एम्प्लॉइज सीधे वर्क्स एरिया यानी फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जबकि सिर्फ 16% लोग ही हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कामों में हैं। यह दिखाता है कि कोर मैन्युफैक्चरिंग पर कितना जबरदस्त जोर है। इस वर्कफोर्स की दो और बड़ी खासियत हैं। पहली, यहां एम्प्लॉइज की एवरेज एज 48 साल है, मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। और दूसरी, जेंडर डाइवर्सिटी जो सिर्फ 6% है। ये काफी कम है और एक चैलेंज भी है। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी पर। चलिए देखते हैं कि कैसे एक फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स सेल की कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रैटेजी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये चार्ट देखिए, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी दिखाता है। सेल के पास जहां लगभग 50,000 परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, वहीं उनके मुकाबले लगभग 73,000 कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की संख्या परमानेंट एम्प्लॉयज से कहीं ज्यादा है। तो इस स्ट्रैटेजी का रीजन बिल्कुल सीधा है, कॉस्ट पर कंट्रोल रखना। स्टील इंडस्ट्री में ये बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर डिपेंड रहने से कंपनी को ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और मार्केट में कंपेटिटिव बने रहने में भी मदद मिलती है, खासकर नॉन कोर एक्टिविटीज में। द पीपल पैराडॉक्स। हमने अभी तक नंबर्स और स्ट्रैटेजी की बात तो कर ली, लेकिन इस बदलाव के ह्यूमन साइड का क्या? चलिए अब उस कल्चर को समझते हैं जो इस हाई एफिशिएंसी मॉडल के पीछे काम कर रहा है। तो इतना सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता है, वर्कफोर्स में कटौती, बढ़ती उम्र, हाई प्रोडक्टिविटी का प्रेशर, क्या सेल काम करने के लिए एक बहुत टफ जगह है? क्या वहां का माहौल बहुत सख्त है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। सेल को लगातार 3 सालों से ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन मिला है, और ये सर्टिफिकेशन ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट के एक कंपनी वाइड सर्वे पर बेस्ड है। तो ये पैराडॉक्स, ये हुआ कैसे पॉसिबल? जवाब है कंपनी के कुछ खास HR इनिशिएटिव्स में, जैसे कि सेल दर्पण, जो एक ट्रांसपेरेंट परफॉर्मेंस बेस्ड वर्कप्लेस बनाता है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर भी जबरदस्त फोकस किया जाता है। और सुनिए, सेल अपने एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट भी करती है। कंपनी ने IIMs और XLRI जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स के साथ स्पेशल ट्रेनिंग के लिए पार्टनरशिप की हुई है। इससे एम्प्लॉइज को मार्केटिंग और HR जैसे नए फील्ड्स में जाने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं फ्यूचर की वर्कफोर्स बनाने की। तो आगे के लिए सेल का क्या प्लान है? इस सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन से जो नए चैलेंजेस पैदा हुए हैं, उनका सामना कैसे किया जाएगा? सेल की फ्यूचर HR स्ट्रैटेजी 3 मेन पिलर्स पर टिकी है। पहला, रिजुवेनेशन
यानी न्यू जनरेशन को लाना। दूसरा, स्किल अपग्रेडेशन, यानी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनकी स्किल्स को और बेहतर करना। और तीसरा, डाइवर्सिटी एनहांसमेंट, यानी वर्कप्लेस में डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना। और आखिर में एक बड़ा सवाल, सेल ने एक हाइपर एफिशिएंट मशीन तो बना ली है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या अब वो इस मशीन को फ्यूचर के लिए और ज्यादा डाइवर्स और डायनामिक बना सकती है? यही कंपनी के सामने अगला सबसे बड़ा चैलेंज है।